कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 5 जून 2025। आज हम बार एंड बेंच और लाइव लॉ जैसे स्रोतों से जो कुछ प्रमुख कानूनी समाचार और अदालती फैसले आए उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज खास। सबसे पहले एक काफी गंभीर सजा पर बात करते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में चेन्नई की एक सेशन कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास दिया है। ये अपने आप में बड़ा फैसला है। बिल्कुल। और इसमें मतलब जो खास बात है वो ये कि महिला कोर्ट की जो न्यायाधीश हैं एम राजलक्ष्मी, उन्होंने ये भी साफ किया है कि दोषी को कम से कम आप सोचिए 30 साल जेल में बिताने ही होंगे। उसके बाद ही वो समय से पहले रिहाई, जिसे रेमिशन कहते हैं, उसके बारे में सोचा जा सकता है। अच्छा, 30 साल कम से कम। हाँ, ये सजा की गंभीरता और मतलब ऐसे अपराधों की प्रति कोर्ट का जो सख्त रवैया है उसको साफ दिखाता है। ये एक कड़ा संदेश है। बिल्कुल वाकई ये 30 साल की न्यूनतम अवधि तय करना ये सामान्य नहीं है। अच्छा, अब जरा सावरकर मानहानि मामले की तरफ चलते हैं। पुणे की एक अदालत ने राहुल गांधी की 2 अर्जियां खारिज कर दी हैं। एक अर्जी में वो शिकायतकर्ता के परिवार के बारे में कुछ जानकारी मांग रहे थे और दूसरी थी वो जो पेशी से छूट रद्द हुई थी उसके खिलाफ। हाँ, ये मामला जो है ना, ये प्रक्रिया वाले पहलुओं पर रोशनी डालता है। जैसे कि मानहानि के केस में आप किस हद तक सबूत मांग सकते हैं, या फिर वो जो पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिलती है उसके नियम क्या हैं, कब वो वापस ली जा सकती है। यहाँ कोर्ट को ऐसा लगा कि इन अर्जियों से शायद कार्यवाही में मतलब देरी करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, मतलब कोर्ट को लगा कि ये जानबूझकर डिले करने की टैक्टिक हो सकती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसलिए दोनों अर्जियां खारिज कर दी। समझ गया। चलिए अब कुछ हाई कोर्ट्स के जो दूसरे जरूरी फैसले हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं, खासकर वो जो आजकल की टेक्नोलॉजी और समाज से जुड़े हुए हैं। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला काफी इंटरेस्टिंग है, जहां एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सदगुरु के पर्सनालिटी राइट्स के हनन की बात थी। हाँ, ये पर्सनालिटी राइट्स वाला मुद्दा आजकल बहुत अहम हो गया है। मतलब किसी की पहचान, आवाज, चेहरा, इनका बिना इजाजत इस्तेमाल ना हो। इस केस में एआई का इस्तेमाल करके सदगुरु जैसी दिखने वाली या उनकी आवाज वाली सामग्री बनाकर कुछ शायद गलत जानकारी फैलाई जा रही थी। ओह, तो कोर्ट ने इन अधिकारों को प्रोटेक्ट किया है। एक तरह से ये साफ किया कि भाई टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके आप किसी की छवि खराब नहीं कर सकते। सही बात है। ये दिखाता है कि कानून कैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिला रहा है। बिल्कुल। और इसी तरह का एक और मामला दिल्ली हाईकोर्ट से ही है। अवैध मोबाइल ऐप्स, खासकर जो आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग अवैध रूप से कर रही थी, उन्हें ब्लॉक करने के लिए सुपरलेटिव इंजंक्शन दिया है। ये सुपरलेटिव इंजंक्शन ये क्या होता है? ये आम इंजंक्शन से अलग है। हाँ, ये एक कह सकते हैं ज्यादा पावरफुल अदालती आदेश है। देखिए, आम इंजंक्शन किसी खास ऐप या वेबसाइट को रोकता है, लेकिन ये सुपरलेटिव इंजंक्शन जो है ये न सिर्फ जो अभी मौजूद हैं अवैध ऐप्स उनको रोकता है, बल्कि अगर भविष्य में भी कोई ऐसी ही ऐप मिलते जुलते नाम से या नए नाम से आए तो उसको भी पहले से ही ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है। अरे वाह, मतलब ये तो आगे की प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर रहा है। जी हाँ, ये जो ऑनलाइन पायरेसी या कॉपीराइट उल्लंघन होता है ना, जहां लोग बार बार नाम बदल कर आ जाते हैं, उससे निपटने का ये ज्यादा असरदार तरीका माना जा रहा है। समझ गई, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। अच्छा, कुछ और हाईकोर्ट्स के फैसले भी हैं शायद? हाँ बिल्कुल। जैसे कैमल हाईकोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर माता पिता को बच्चे के जन्म रिकॉर्ड में लिंग का विवरण बदलने की राहत दी है। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। जी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पतंजलि की एक याचिका खारिज की है। वो जीएसटी पेनाल्टी से जुड़ी थी, कोई 273.5 करोड़ की। हाँ, वो भी एक मामला था। और एक और बात, दिल्ली हाईकोर्ट की एक बड़ी बेंच मतलब लार्जर बेंच अब विदेशी संपत्ति से जुड़े इनकम टैक्स रीअसेसमेंट के एक अहम सवाल पर फैसला करेगी। लार्जर बेंच मतलब ये मामला कानूनी तौर पर काफी पेचीदा या महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जब किसी कानूनी मुद्दे पर मतभेद हो या वो मुद्दा बहुत अहम हो तो उसे ज्यादा जजों की बेंच को भेजा जाता है ताकि एक साफ और बाध्यकारी फैसला आ सके। और ये विदेशी संपत्ति और टैक्स का मामला तो आजकल वैसे भी बहुत जटिल है। सही कहा। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ और खबरें हैं, जल्दी से उन पर भी नजर डाल लेते हैं। जयपुर का शाही परिवार वो टाउन हॉल की प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया है राज्य सरकार से वापस लेने के लिए। हाँ, ये एक पुराना विवाद है जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सीजेआई से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मंजूरी मांगी है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे के छात्रों को जो फाजिल कामिल डिग्री दी जाती है
उनकी मान्यता पर केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। ये शिक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा है। और मध्य प्रदेश पुलिस पर हमले का आरोप लगाते हुए कुछ पत्रकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अच्छा। BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा जी ने एक लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पेनौली की गिरफ्तारी की निंदा की है। जी, ये भी खबरों में था। और हाँ, नीट PG 2025 परीक्षा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पोस्टपोन हो गई है और अब एक ही शिफ्ट में होगी। ये छात्रों के लिए बड़ी खबर है। तो देखिए, इन सब अलग अलग मामलों को अगर हम एक साथ रख के देखें, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़े नए अधिकार हों या अदालती प्रक्रिया की लड़ाइयां या पुरानी जायदाद के झगड़े हों या फिर शिक्षा और व्यक्तिगत आजादी के मुद्दे, एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उभरता है। क्या सवाल? सवाल ये कि आज जब समाज और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रहे हैं, तो हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारी कानूनी व्यवस्था, वो कैसे संतुलन बनाएगी? किसके बीच? व्यक्तिगत अधिकारों, पब्लिक सेफ्टी और सबके लिए न्याय तक बराबर पहुंच, इन सबके बीच सही बैलेंस कैसे बनेगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली बहस है, जिसके अलग अलग रंग हमें इन सब केसों में दिखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संतुलन साधना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लीगल सिस्टम के सामने। तो ये थी कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज़ में आज की कुछ अहम कानूनी सुर्खियां और उन पर हमारी ये छोटी सी चर्चा। आज 5 जून 2025 के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।